जय साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है रूलिंग द कंट्री साइड। सेकेंड चैप्टर में मैंने अभी सिर्फ ये चैप्टर 3 बनाने जा रहा हूँ। इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, जितने भी मेन जो मेन पॉइंट हैं, ठीक है, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैंने अभी सेकेंड चैप्टर पढ़ाया नहीं है, ना मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं जो फिलहाल मैं अभी ये चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो मैंने ये पढ़ी, ठीक है। आज मैं खुद को एक्सप्लेन करूँगा और आपको भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वैसे सारा कुछ मुझे याद तो है, लेकिन मैं एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, उन्हें बंगाल के दीवान बना दिया था, ठीक है, उन्हें बंगाल का दीवान बना दिया था। आज कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। आज मैं चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 एक्सप्लेन करूँगा। धीरे धीरे अब ऐसे कहोगे कि चैप्टर 2 एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो, चैप्टर 3 एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। इसलिए चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा है मैंने, ठीक है। चैप्टर 2 मैंने थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ मैं, तो मैं अभी वो अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। मैं उसे अच्छे से पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हमने इतना पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर आए थे, ठीक है, उन्हें बंगाल के दीवानी राइट्स मिल चुके थे, ठीक है। अब उसके आगे क्या कहानी हुई है वो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, ठीक है। चलो, 12 अगस्त 1765 कंपनी अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 1765 में कंपनी उन्हें अपॉइंट कर दिया था दीवान, ठीक है, ऐसा दीवान कंपनी को अपॉइंट कर दिया था बंगाल का, ठीक है ना। तो कंपनी बिकम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो कंपनी थी ना उसे चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था, ठीक है। अब बंगाल के जितना भी जो काम होगा, ठीक है, अब उन्हीं के अंडर में होगा, ठीक है। जो वो चाहेंगे वो उन्हें लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो कंपनी आई कैसे क्यों आई थी? वो सिर्फ ट्रेडिंग करने आई थी, ऊपर से इन्हें राजा बना दिया गया। तो फायदा है ना, कहते हैं नेले बदेला, ठीक है। तो कंपनी आई थी सिर्फ ट्रेडिंग करने। अगर ट्रेडिंग उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन करने में, सिर्फ वो ट्रेडिंग करने आई थी। वो चाहती थी कि मुझे प्रॉफिट हो बहुत सारा, ठीक है। कंपनी सिर्फ प्रॉफिट चाहती थी, जितना उन्हें प्रॉफिट हो सके उतना प्रॉफिट उन्हें हो, ठीक है। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो सिर्फ आई थी कि हमें पैसे चाहिए बहुत सारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कि हम यहाँ के राजा बनेंगे और जितने भी लोग आएंगे अब हम इन लोगों के लिए अलग फोर्ट बनाएंगे, एक अलग बिल्डिंग बनाएंगे कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उन्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ आई थी ट्रेडिंग करने, पैसा कमाने, बहुत सारा प्रॉफिट कमाने, ठीक है ना। तो उन्हें नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। इट नीड हु रूल्ड इन कंट्री साइड। इन्हें उन लोगों की हेल्प इन लोगों की मैं थोड़ा पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो ना वैसे भी मैं 2 महीने से मैथ की वीडियो डाली नहीं, क्योंकि इन चीज़ों में लगा हुआ हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इनमें मैं लगा पड़ा हूँ अभी, ठीक है। तो इस वजह से मैं मैथ की वीडियो डाल नहीं पा रहा। बहुत सारे रीज़न में क्या बताना, तो देखो थोड़ा सा पूछूँगा, आराम से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर थोड़ी मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ करना, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इट नीड हु रूल इन कंट्री साइड। जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें ज़रूरत पड़ी थी उन लोगों की जो आसपास में, जो कंट्री साइड में जो लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने उन्हें हटा दिया, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने उन्हें हटा दिया जो आसपास रूल कर रहे थे, ठीक है, कंट्री साइड में अलग अलग जगह पे जो रूल कर रहे थे, अगर उन्हें हटा दिया तो जो उनकी जनता है, ठीक है, उनसे लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। वो इनके अगेंस्ट जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ाई कर देंगे, ठीक है। जो इन्होंने राजा को हरा दिया था, ठीक है, जो मुर्शिद अली खान थे ना, बंगाल के दीवान, ठीक है, उन्हें हरा के उसके बाद इन्होंने उस पर राजपाल संभाला। लेकिन वो राजा को हरा सकते हैं, जनता को नहीं हरा सकते, ठीक है। इतने सारे पॉपुलेशन उन्हें नहीं हरा सकते। इस वजह से इन्होंने कंट्री साइड जो अलग अलग जगह पे राजा थे, ठीक है, उन्हें वहीं पे उन्हें रखने दिया, ठीक है। अब देखो एक फॉर एग्जाम्पल में, अगर देखो यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी और दिखाई थोड़ा कम देगा। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे अदर कंट्री साइड पे अलग रूलर राज कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जनता यहाँ पे है,
ठीक है। अगर इनके संबंध जो ब्रिटिशर हैं, अगर इनके संबंध इन यहाँ पे ब्रिटिशर हैं, यहाँ पे जो जमींदार हैं वो है, ठीक है। अगर इनके संबंध इनसे अच्छे होंगे और ये इनको मानेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक जो पीजेंट थे वो भी इनको मानने लगेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने उन्हें रिवोल्ट नहीं किया, ना इन्हें वहाँ से हटाया। अगर ये हटा देंगे जो ब्रिटिशर हैं, ठीक है, अगर इन्हें कंट्री साइड अलग अलग रूलर से अलग अलग जो वहाँ पे जगह पे रूल कर रहे हैं, अगर इन्हें हटा दिया तो विद्रोह हो जाएगा किसके अगेंस्ट, जो कंपनी वाले उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें अपने जगह पर रहने दें, ठीक है। तो रेवेन्यू, अब नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन मैं आपको सब दूंगा, ठीक है। तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कंपनी के लिए पैसा कहाँ से आता था और कितना आता था, ठीक है। अब देखो, अब जो कंपनी थी वो दीवान तो बन चुकी थी, ठीक है। जब कंपनी दीवान बन चुकी थी और किस काम से आए थे, वो सिर्फ ट्रेडिंग करने आए थे, ठीक है। अब जब कंपनी दीवान बन चुकी थी तो वांट टू लार्ज रेवेन्यू ऑफ इनकम, ये बहुत सारा पैसा मांगते थे, मतलब इन्हें जितना पैसा दे सको उतना पैसा, ठीक है। ये वांट टू लार्ज रेवेन्यू ऑफ इनकम, नॉट सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम, ये कोई रेगुलर सिस्टम सेटअप नहीं करना चाहते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था, पैसा से इन्हें मतलब था, ठीक है ना। तो ये नॉट सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम, ये ये चाहते थे कि पैसा बहुत सारा आए, हमें लगाना बहुत कम पड़े, ठीक है। ये कहीं पे पैसा ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे, सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे, ठीक है ना। तो विद 5 ईयर वैल्यू ऑफ गुड डबल, अब देखो जब ये बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, जैसे कि हो गया कॉटन वगैरह हो गया, ठीक है, सिल्क वगैरह, ये बहुत कम पैसों में लेते थे और बहुत ज़्यादा बेचते थे, ठीक है ना। अब देखो 5 सालों के अंदर इनका जो एक्सपोर्ट होता था, ले आते थे ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, 5 सालों में दुगना हो गया एक्सपोर्ट, जितना इंडिया से जाता था 5 सालों के अंदर दुगना जाने लगा, ठीक है ना। बिकॉज 1765, अब देखो 1765 से जब ये दीवान नहीं बने थे, अब देखो जो कंपनी वाले आए थे क्यों आए थे, सिर्फ ट्रेडिंग करने आए थे ना। अब जब ट्रेडिंग करने आए थे, अब यहाँ पे अभी हम हैं 1765 के, अब 1765 से पहले, ठीक है, इससे पहले जो कंपनी वाले आए थे एज अ ट्रेडर आए थे, सिर्फ ये यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए थे। अगर कुछ अब ट्रेडिंग करने आएंगे मतलब कुछ पैसा लेके आएंगे, सोना चांदी लेके आएंगे, उसके बदले में सब कुछ सामान लेके जाएंगे, ठीक है, जो स्पाइसेस होते थे वो लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद 1765 जब ये दीवान बन चुके थे तो नाउ ओनली एक्सपोर्ट इन इम्पोर्ट, सॉरी नाउ ओनली एक्सपोर्ट नॉट इम्पोर्ट, यहाँ सिर्फ एक्सपोर्ट ही हुआ है, इम्पोर्ट कुछ नहीं हुआ है। मतलब यहाँ सिर्फ सामान गया है बहुत सारा, पैसा एक भी नहीं आया। कैसे नहीं आया, अब देखो यहाँ पे इनके पास, ठीक है, अब ये इस जगह के बंगाल के दीवान बन चुके थे, ठीक है। ये यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा जगह कम है, थोड़ा समझाऊंगा आगे से, ठीक है। अब ये बंगाल के दीवान बन चुके थे, ठीक है, ये रहे दीवान। अब यहाँ पे क्या होता था, ये लोगों से टैक्स वसूलेंगे, टैक्स जैसे यहाँ पीसेंट से टैक्स वसूला है इन्होंने, ठीक है। अगर कुछ सामान चाहिए होता तो यही रुपये इन्हें दे दिया करते थे, इन्हें रुपये दे दिया तो सामान खरीद लिया, मतलब उन्हीं का रुपया उन्हीं चुका दिया और सामान खरीद लिया, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने 5 सालों में दुगुना एक्सपोर्ट किया, ठीक है। इम्पोर्ट कुछ नहीं हुआ। पहले आते थे सामान, पहले जब 1765 से पहले आते थे तो सामान के बदले सोना चांदी देते थे, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब अभी मैंने नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक्सपीरियंस जरूर करूँगा, ठीक है। तो 1765 से पहले वो बहुत सारा सोना चांदी लेके आते थे, उसके बदले में सामान लेके जाते थे, ठीक है, स्पाइसेस और भी सिल्क वगैरह लेके जाते थे। लेकिन अब 1765 के बदले में 1765 के बाद में क्या हुआ, सिर्फ इन्होंने एक्सपोर्ट ही किया है, इम्पोर्ट इंडिया में कुछ नहीं आया, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, क्राइसिस ऑन बंगाल इकोनॉमी, वहाँ पे क्राइसिस ऑन बंगाल इकोनॉमी 1770 में फैमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, मतलब वहाँ पे ऐसी महामारी है बंगाल में 1770 में कि जहाँ 10 मिलियन लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। मतलब 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग मर चुके थे, मतलब 1/3 पार्ट जो बंगाल की पॉपुलेशन थी वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है, सिर्फ इनके चलते हुए। इन्हें चाहिए था बहुत सारा पैसा, लेकिन इन्होंने देखा ही नहीं लोगों की हालत क्या हो रही है, तो ऐसे करके 1 करोड़ लोग मारे जा चुके थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखो इन्होंने सोचा अगर हम ऐसे ही करते रहे, ठीक है, तो जब किसान ही नहीं बचेगा तो हम पैसे कहाँ से ले जाएंगे, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, फिर पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो इन्होंने आगे क्या किया, जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ उसमें क्या हुआ, कंपनी इन्वेस्ट इन लैंड एंड एग्रीकल्चर हैड टू इम्प्रूव, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी इन्वेस्ट इन लैंड, इन्होंने पैसा कुछ इन्वेस्ट किया
लैंड में, ठीक है, ज़मीनों में, वहाँ पे जो खेत थे उनमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर हैव टू बी इम्प्रूव, ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुए, ठीक है। अगर किसान ही नहीं बचेंगे, अगर कोई खेती नहीं करेगा तो इन्हें पैसा कहाँ से आएगा, क्या पैसा कहाँ से मिलेगा, और इन्हें चाहिए बहुत सारा पैसा, यहाँ पर आई पैसे के लिए, ठीक है। अगर किसान नहीं बचेगा फिर पैसे कैसे आएंगे, खेती कौन करेगा, इस वजह से इन्होंने थोड़ा इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूव हुआ। आगे दे रखा है कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है 1793 में इन्होंने एक सेटलमेंट किया, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया परमानेंट सेटलमेंट। अब ये परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है तो आज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वो क्या है परमानेंट सेटलमेंट इन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड जमींदार, ठीक है। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था, एक एग्रीमेंट होता था, कौन सा एग्रीमेंट, कंपनी और जो वहाँ के जमींदार होते थे, ठीक है, जिन्हें राजा और जिन्हें क्या कहते हैं ना तो लगदार, उस एरिया के जो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता है उसमें एक उस एरिया के मेन मुखिया, ठीक है, तो राजा और तुलगदार होते थे, ठीक है, उनके बीच में एग्रीमेंट होता था कि तुम मुझे इतना टैक्स दो। इन्होंने एक टैक्स फिक्स किया, ठीक है, इन्होंने कहा मुझे तुम इतना टैक्स दो, कोई टैक्स फिक्स कर दिया, और जितना पैसा ऊपर तुम कमाई कर, जितना तुम ऊपर अपनी कमाई कर सको वो कमाई करना, ठीक है। इन्होंने आगे क्या किया परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कराया 1770 में, ठीक है, कितना 1793 में, ठीक है ना। इन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड जमींदार, ये एग्रीमेंट कंपनी और जमींदार के बीच में होता था, ठीक है, और ये कौन होते थे राजा और तुलगदार होते थे, ठीक है ना। आज रखा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, जो रेवेन्यू जो टैक्स था ना वो एक फिक्स कर रखा था, और जमींदार से बोला कि तुम मुझे इतना जितना मैंने फिक्स किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 1000 रुपये फिक्स किए, ठीक है, तो इन्हें 1000 रुपये दे दो, बाकी का जितना एक्स्ट्रा हो अपने मतलब जितना बाकी जितनी एक्स्ट्रा कमाई है वो अपने पास रखना, ठीक है। अब ऐसा तो कोई फ्री में काम करेगा नहीं कि तुम मुझे मेरा टैक्स देना और तुम्हें जब तक कुछ मिलेगा नहीं तो तुम क्यों दूसरे के लिए काम करोगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम मुझे इतना टैक्स दो जितना मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है, उसके बाद जितने कमाई हो वो अपने पास रखना। आगे देखता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इस लॉ के अनुसार जमींदार कलेक्ट द रेवेन्यू जमींदार कलेक्ट द रेंट एंड पे रेवेन्यू टू कंपनी, ठीक है। इस क्या कहते हैं इस लॉ के अनुसार जमींदार ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और पे किया कंपनी में, ठीक है ना। आगे कंपनी जमींदार टेकिंग रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, ऐसे चलता रहा, ठीक है, जमींदार ऐसे पैसे लेते थे और उन्हें कंपनी को दे दिया करते थे, ठीक है। ये सारी समरी बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो बुक से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डिटेल में पता होगा तो वो बेटर है, ठीक है ना। आगे रखा है जमींदार टेकिंग रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना, जमींदार इन्वेस्ट टू इम्प्रूव द लैंड। अब देखो ये जो कंपनी थी ना जो ब्रिटिशर ने, इन्होंने ऐसा क्यों किया, अब देखो इन्होंने एक कहते हैं ना एक एग्रीमेंट सेलेक्ट किया, अगर तुम जितना मैंने पैसा मांगा है तुम अगर मुझे उतना पैसा दोगे, ठीक है, उसके बाद जितनी कमाई होगी तो आप अपने पास रखना, ठीक है। और अगर ऐसा इसलिए बोला कि जो जमींदार है अगर उन्हें बोल दिया गया ऊपर की कमाई तुम अपने रखना, तो जमींदार भी उसका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस जगह का खेत भी देखना, लोगों की जो ज़रूरतमंद हो, ठीक है, उन्हें पूरी करना, ठीक है। उसमें दे रखा था जमींदार टेकन रेगुलर जमींदार इन्वेस्ट टू इम्प्रूवमेंट द लैंड, ठीक है। तो उनका भी एक हक बनता था, उनकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जो भी इम्प्रूवमेंट खेत में चाहिए, ठीक है, जो भी ज़रूरत चाहिए, ठीक है, वो उन्हें उनकी ज़रूरत पूरी करें, ठीक है। जमींदार इन्वेस्ट टू इम्प्रूवमेंट द लैंड, ठीक है, इन्वेस्ट जमींदार करना पड़ता था कि अगर आप जमींदार जो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी का अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसकी देखभाल भी करोगे, उसमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप उससे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये जमींदार काम था, ठीक है। जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज, ठीक है, तो ऐसे जमींदार को बहुत सारा पैसा मिलता था, लेकिन प्रॉब्लम्स इन परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब देखो इतनी बात आई समझ में, जो ब्रिटिश ने बोल दिया कि भाई इतना पैसा चाहिए, इतना पैसे के बाद अपने पास रखना जितना भी ऊपर ही कमाई हो, ठीक है, और आप भी खेती बाड़ी देखते रहना, अगर इसमें कोई भी ज़रूरत पड़े, अगर किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़े तो आप उनको हैंडल करना, ठीक है। चलो इतना हो गया परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम थी रेवेन्यू फिक्स टू हाई, जो रेवेन्यू फिक्स की थी ना वो बहुत हाई थी, ठीक है। इसके कारण जो ज़मींदार थे कई ज़मींदारों ने तो पैसे पे ही नहीं कर पाए,
आगे दे रखा है जमींदार डिफिकल्ट टू पे, काफ़ी सारे जमींदार बहुत मुश्किल से पैसे पे करते थे, ठीक है। काफ़ी सारे जमींदार की तो क्या कहते हैं, जो जमींदारी है ना वो छिन चुकी थी, ठीक है ना। न्यूमिनस जमींदार वर सोल्ड, काफ़ी सारे जमींदार तो बिक चुके थे, मतलब छिन गई थी जमींदारी। जब तुम पैसा पे नहीं करोगे तो उनकी जमींदारी छिन जाएगी, ठीक है ना। सिचुएशन चेंज आफ्टर सम टाइम, सिचुएशन वाज चेंज, ठीक है। जो सिचुएशन है ना वो चेंज हुई। आगे दे रखा है एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई, एक्सपेंशन हुई, ठीक है। इंक्रीजिंग इनकमिंग ऑफ जमींदार, अब जमींदार की पैदावार, ये नॉर्मल सी बात है। अब एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगा तो जमींदारी भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। बट नो गेन फॉर कंपनी, अब देखो कंपनी ने जितना पैसा फिक्स कर दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि 1000 रुपये मुझे दो, ठीक है। अब वो क्या हुआ, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, अब उन्हें 1000 रुपये दे दिए, लेकिन उसके बाद में लगा 10,000 रुपये अगर जमींदार कमा रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगी, कंपनी वाले को गेन होने लगा, क्योंकि सारा पैसा तो जमींदार ले जा रहे थे, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम आने लगी, एक तो कम पैसा उन्हें कंपनी वालों को दिया जा रहा था, ठीक है। कंपनी उसको कम पैसा दे रहा था, और जितना सारा पैसा था जमींदार रख रहे थे, ठीक है। जमींदार डिफिकल्ट टू पे, आगे रखा है, बट नो गेन फॉर कंपनी, ठीक है। जमींदार डिड नॉट इंटरेस्ट इम्प्रूविंग द लैंड, अब उनका एक जमींदार एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो भी ज़मीन को देखें, ठीक है। अपना कुछ परसेंट इन्वेस्ट करें खेत में, तभी तो आगे तभी और प्रोडक्शन होगा, आगे और पैसा मिलेगा। लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ पैसा बटोरने पर है, ठीक है। आगे देखा है जमींदार डिड नॉट इंटरेस्ट इम्प्रूविंग द लैंड, उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जमीन पे, ठीक। आगे देखा है द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली अपोजिट, जो कल्टीवेटर थे, जो किसान थे, वो मरे जा रहे थे। एक तो इन्हें फिक्स, मतलब जो कंपनी ब्रिटिशर थे उन्हें फिक्स पैसा कर दिया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ऊपर जमींदार हमारे मतलब जो किसान है वो सोच रहे थे, एक तो इतना हाई पैसा मतलब बोल दिया कि इतना पैसा मुझे दो, उसके बाद बचा कुछ पैसा बचता था तो वो जो जमींदार है वो ले जाते थे, ठीक है। इसमें पिस कौन रहा था, इसमें पिस रहा था कल्टीवेटर, जो किसान थे ना वो पिस रहे थे, क्यों, इतना पैसा उन्हें देना पड़ता था, फिर बाद में जमींदार ले जाते थे, ठीक। उनके पास क्या बचता था, ठीक, कुछ पैसा बचता था, तो उन्हें जो पिसते थे वो जमीन जो कल्टीवेटर वो पिसते थे इसमें, ठीक है ना। इट पेड द हाई टैक्स हाई रेंट ऑफ ब्रिटिशर, ठीक है। उन्हें बहुत सारा पैसा हाई मतलब बहुत सारा रेंट जो टैक्स के रूप में जाता था वो आधा चलाया जाता था, ठीक है। एंड हाई दे रखा है जमींदार डिड नॉट इंटरेस्ट कल्टीवेटर फाउंड ही पेड द हाई रेंट, ठीक है। वो बहुत सारा पैसा पेड करते थे, रेंट करते थे। आगे दे रखा है प्रॉब्लम ड्यू टू मनी लैंडर, ठीक। उन पर इतना सारा ब्याज होता था, ठीक है। इसके वजह से वो लोग नहीं कुछ करते थे खेती वेती, देखो काफ़ी सारे, देखो बहुत सारा बात हो रही है, देखो इन्हीं प्रॉब्लम क्या होती थी, एक तो मनी लेंडर थे, ब्याज चल रहा है ऊपर से, और कुछ पैसा जो कंपनी वालों ने सेट कर दिया मुझे इतना पैसा चाहिए, बाकी कुछ पैसा ज़मींदार ले जाने, तो इसमें पिसते कौन थे, इसमें कल्टीवेटर पिसते थे, ठीक है। तो इनका कर्जा भी देना है, उनका पैसा भी देना है, इन्हें टैक्स देना है, सारा का सारा पैसा देना, इसमें पिसते कौन थे, कल्टीवेटर पिसते थे। आगे समझे, आगे दे रखा है when he paid the paid rent he was evicted from the land, इसमें दे रखा आगे अगर कभी कभी वो नहीं पैसे दे पाते थे, ठीक है। अगर कभी कभी टैक्स ना दे, वो कभी हो रहा है प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर कभी इन्होंने मिस कर दिया तो इनकी खेती भी जा सकती थी, वो खेती जो इनके पूर्वज ने की है, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे इस काम में, ठीक है। तो आगे क्या होता था, ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये बाद में फेल हो गया, तो इसमें कितने सारे लिमिटेशन आ रहे हैं, ठीक है। आगे फिर जब और काफ़ी सारे लोगों ने फिर काम करना ही छोड़ दिया था, ठीक है। आगे दे रखा है अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड मलबारी सिस्टम, सॉरी महलवारी सिस्टम। अब जब ये सिस्टम फेल हो गया, इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक आ रहे थे, ठीक है। अब न्यू सिस्टम डाला, न्यू सिस्टम फिर लेके आए कौन सा, महलवारी सिस्टम, ठीक है। ये महलवारी सिस्टम 1882 में न्यू सिस्टम आया, महलवारी सिस्टम, ठीक है ना। इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के बगल में जो नॉर्थ वेस्ट में जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, वहाँ पे ही सिस्टम आया। जैसे कि बंगाल के बगल में आ गया हमारा कौन सा, ठीक है, जैसे कि बंगाल के बगल में जैसे कि यूपी वगैरह आ गया, ठीक है, बिहार वगैरह साइड से, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये प्रेसिडेंसी नॉर्थ वेस्ट में ये प्रेसिडेंसी आई, कौन सी आई, इसमें क्या होता था, महलवारी सिस्टम में
इंट्रोड्यूस, इसे इंट्रोड्यूस किसने कराया? ओल्ड मैगजीन ने, ठीक है, ओल्ड मैगजीन, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ वेस्ट सोसाइटी, ठीक है, तो ये एक वहाँ पे क्या होता था? विलेज वाज इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ वेस्ट सोसाइटी। अब देखो, अभी हमने बंगाल में पढ़ा, बंगाल में क्या होता था? हर एक व्यक्ति से पैसा लिया जाता था, ठीक है, हर व्यक्ति से मतलब एक पैसा इकट्ठा किया जाता था। लेकिन अब नॉर्थ वेस्ट में क्या होता था? एक विलेज से पैसा इकट्ठी, मतलब एक विलेज से पैसा लिया जाता था, ठीक है, वहाँ से हर व्यक्ति से नहीं कहेंगे कि मुझे हर एक से पैसा चाहिए, ठीक है, वो क्या करेंगे? ज़मीन को अब नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे? ज़मीन को देखेंगे, किसके पास कितनी ज़मीन है, उसके हिसाब से टैक्स लगाएंगे, ठीक है। ये काम किसको दिया जाता था? ये काम दिया जाता था कलेक्टर को, ठीक है। अब आगे बताते क्या होता है, ठीक है ना। ईच विलेज महल हैड टू पे, ठीक है। अब जो हर विलेज को मतलब इन्होंने महल कहा गया है, ठीक है, उसमें क्या होता था? हर इसमें परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था? इसमें हर व्यक्ति को पैसा देना पड़ता था। लेकिन इसमें जब नॉर्थ वेस्ट में आए, ठीक है, महल वाले सिस्टम में आए, इसमें हर गांव को बांट दिया गया, ठीक है, महल में बांट दिया गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता था? हर व्यक्ति को अब पैसा नहीं देना पड़ता था, मतलब पैसा सबको देना पड़ता था, लेकिन अब जिसके पास जितनी खेती है उसके हिसाब से खेती को, लैंड को हम मेजर करेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड्स करेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ईच विलेज महल हैड टू पे, अब हर एक विलेज को जिस महल बोला गया उन सबको पे करना पड़ता था, ठीक है। हाउ टू रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड, कौन ये करता था? सारे काम करता था कलेक्टर, ठीक है। वेंट विलेज टू विलेज टू मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्ड द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। वो क्या करते थे? जो कलेक्टर होते थे, विलेज टू विलेज जाते थे, ठीक है, ज़मीन को मेजर करते थे और रिकॉर्ड द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। जो डिफरेंट ग्रुप्स के रिकॉर्ड थे, उन्हें मतलब उन्हें जो डिफरेंट ग्रुप्स के जो राइट्स होते थे, ठीक, उन्हें रिकॉर्ड किए जाते थे, उसके हिसाब से इन्हें रेवेन्यू भरना पड़ता था, ठीक है ना। आगे जा रखा है अमाउंट वाज नो फिक्स। अब देखो उसमें क्या होता था? जो हमने परमानेंट सेटलमेंट देखा, इसमें क्या होता था कि इसमें जो रेवेन्यू था ना वो फिक्स कर रखा था। लेकिन इसमें क्या है? जो महलवाड़ सिस्टम है, इसमें एक तो विलेज सिस्टम कर दिया, मतलब अब विलेज से पैसा लिया जाएगा, मतलब हर एक विलेज को महल बांट देगा। और सेकंड क्या था? इसमें परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। इसमें क्या होता था? टाइम टू टाइम इसमें क्या कहते हैं अपडेट होता था, ठीक है। क्या मतलब विलेज हेडमैन कलेक्ट द रेवेन्यू पे कंप्लेंट द नॉट जमींदार। अब देखो यहाँ पे अमाउंट था ना वो फिक्स नहीं था। अब यहाँ पे अगर फिक्स कर दिया था, इन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई थी, पता चले कि जमींदारी को सारा पता चले जा रहा है। अब यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो फिक्स नहीं किया कि अगर ये चाहें तो टाइम टू टाइम इसे अपडेट कर सके, मतलब चेंज कर सके, ठीक है ना। विलेज हेडमैन कलेक्ट रेवेन्यू टू पे एंड सॉरी विलेज हेडमैन, जो विलेज का हेडमैन होता था, कभी कभी जमींदार भी होते थे, ठीक है ना। कलेक्ट रेवेन्यू एंड पे टू कंपनी नॉट जमींदार, ठीक है। वैसे ये जमींदार को नहीं काम, मतलब जमींदार को ये काम नहीं दिया जाता था, ठीक है। ये विलेज के जो हेडमैन होते थे ना उनको ये काम दिया जाता था, पैसा इकट्ठे करो और कंपनी को लेके जाओ, ठीक है ना। दिस इज मेलवाल सिस्टम। मेलवाल सिस्टम समझ में आया? दो सिस्टम अभी हमने पढ़े। एक परमानेंट सिस्टम में करता था, हर व्यक्ति को पैसा दिया जाता था जितना फिक्स रखा हुआ था, तो जितना फिक्स कर दिया था ना उतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से जो जमींदार थे उन्हें पैसा दो अलग से, ठीक है, वो अपना मुनाफा अलग कमाएंगे, समझ लो ना। और सेकंड हमने पढ़ा मेलवाल सिस्टम। इसमें क्या होता था? हर जमींदार को पैसा नहीं देना पड़ता, मतलब विलेज में इकट्ठा कर दिया। अब जिसके पास जितनी लैंड है उसके हिसाब से मीजर किया, ठीक है, और मीजर करने के बाद पैसा दिया बाद में, ठीक है। और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट उसमें क्या था? इसमें अमाउंट फिक्स था, यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्ट कौन करेगा? हेडमैन कलेक्ट करेगा, जो रेवेन्यू है जो बाद में मिल देगा, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट जमींदारों को टैक्स करना, मतलब जो जमींदार थे उन्हें इकट्ठा नहीं करना दिया जाता टैक्स, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट था द मुंडो सिस्टम। अब ये मुंडो सिस्टम क्या होता है? अभी अब 3 सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से बताऊंगा। जो पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब SST थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्लीज़ मैनेज रखना, ठीक है, मैनेज करना। अगर आपको समझ में आती है तो आप पढ़ना। तो मैं तो बार रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि इसमें क्या सिस्टम मैंने इतना लिखा, तो मेरे एक तो रिवीजन हो गया मेरा, ठीक है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो जो मेरे अंदर जो कहते हैं ना
अगर आप अच्छा सीखना चाहते हो तो आप सिखाना स्टार्ट कर दो, आप ऑटोमेटिक अच्छा सीखने लगोगे। ठीक है, एक मेरे दोस्त है गौरव, तो उससे कभी कभी डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, उसको कुछ नहीं पता तो मैं उसे कुछ नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर मुझे जो चीज़ भूल चुका हूँ वो मुझे बता देता है। ठीक है, अगर आप अच्छा सीखना चाहते हो तो आप किसी को सिखाना स्टार्ट कर दो। अब ये चैप्टर तो मैं किसे सिखाऊँ, अब तो मैंने सोचा ये यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दूँ, इससे मेरा रिवीजन होगा। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो भी ले सकता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर ले। ठीक है, ज़मींदार क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जमीन और रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कैसे कैसे रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये सब ऐसे के मकसद याद है। इन्हें नहीं देखा ना कि किसान परेशान है क्या, कुछ नहीं। ठीक है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है, 5 साल में दुगना ट्रेड कर लिया। ठीक है, 70-65 से पहले पैसा कहते हैं ना, पैसा दो और तब सामान लो। ठीक है, लेकिन 70-60 के बाद में क्या हुआ, पैसा कुछ नहीं लेना देना, सामान लेते रहो। क्यों? टैक्स भरते थे, टैक्स के द्वारा वो जो सामान लेना होता था, ठीक है, वो सामान स्पाइसेस वगैरह लेते थे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बहुत हुआ, इम्पोर्ट कुछ नहीं हुआ। अब देखो महल वाले सिस्टम के बाद हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मुंडो सिस्टम। मुंडो सिस्टम क्या था, जो साउथ में है ना, जहाँ पे हम लोगों ने टीपू सुल्तान की माइसोर जो डायनेस्टी थी, जो वहाँ पे टीपू सुल्तान जो लोग थे, ठीक है, उन्हें हराने के बाद ये यहाँ पे सेटलमेंट हुए। ठीक है, तो वहाँ साउथ की बात कर रहा है। ठीक है, अभी मद्रास वगैरह में सारा मुंबई सारा फैलेगा, यही मुंडो सिस्टम फैलेगा जो आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसमें क्या था, द ब्रिटिश टेरिटरी इन साउथ रोडवाटी और मनरो सिस्टम इन इंट्रोड्यूस। जो साउथ में ना मनरो सिस्टम, साउथ में क्या होता था, जो टीपू सुल्तान की जो जगह थी वहाँ पे ये सिस्टम अभी लागू किया, बाद में पूरे साउथ में फैल जाएगा। ठीक है, द ब्रिटिश टेरिटरी इन साउथ रोडवाटी और मनरो सिस्टम, जो रोटवारी और मनरो सिस्टम इसे इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया था, और इसमें डेट लिखी नहीं है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे साउथ में क्या किया गया था, यहाँ पे रोटवारी और मनरो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, किस ने इंट्रोड्यूस किया था, 2 बंदे थे, एक तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था, एक था थॉमस मनरो। इसमें 2 बंदे थे जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया साउथ में, ये याद रखना। ठीक है, साउथ में किसने इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, और इस टाइम पे एक सेकंड, यहाँ पे जब परमानेंट सेटलमेंट पढ़ रहे हैं ना, इस टाइम पे गवर्नर कौन था, यहाँ पे गवर्नर थे चार्ले कॉर्नवेलिस। ठीक है, चार्ले कॉर्नवेलिस थे गवर्नर जब परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसने इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था मुंडो सिस्टम, किसने कराया, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने और थॉमस मुंडो ने इसे इंट्रोड्यूस कराया साउथ में। ठीक है ना। अब देखो, टाइड टू स्मॉल स्केल बाई कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अब जो देखो जो टेरिटरी थी ना उनकी, टीपू सुल्तान की टेरिटरी थी, वहाँ पे स्मॉल स्केल पे ये मुंडो सिस्टम, स्मॉल स्केल पे ये मुंडो सिस्टम, ट्राई टू स्मॉल स्केल बाई कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, जो टीपू सुल्तान की जो जगह थी, ठीक है, जो टेरिटरी थी, ठीक है, वहाँ पे स्मॉल स्केल पे जो मुंडो सिस्टम को चलाया। ठीक है, डेवलप्ड बाई थॉमस मुंडो, एक्सटेंड ऑल ओवर साउथ इंडिया। ठीक है, फिर बाद में साउथ इंडिया में ये थॉमस मुंडो ने एक्सपेंड किया, इसे डेवलप किया। सही है, रॉयल सिस्टम का होता था स्मॉल कल्टिवेटर इन साउथ इंडिया। अब देखो, अभी हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा, ठीक है, और अभी मैंने महलवारी सिस्टम पढ़ा। इसमें क्या होता था, जमींदार होते थे, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कल्टिवेटर होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जमींदार होता नहीं था परमानेंटली जमींदार, तो ये क्या करते थे, कंपनी ने जो मोनो सिस्टम लगाया, रोडवारी सिस्टम इसे बोलते हैं, इसलिए ऐसे बोलते हैं। जो कल्टिवेटर है ना, उन्हें रोडवारी बोलते हैं, स्मॉल कल्टिवेटर को। ठीक है, इनका जो टैक्स लेन देन होता था वो डायरेक्ट इनसे होता था, जो ऑफिसर्स हैं और जो रोडवारी हैं, मतलब कल्टिवेटर, ठीक, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता था। ठीक है ना। रोड सिस्टम मतलब रोड सिस्टम क्यों बोला गया, स्मॉल कल्टिवेटर इन साउथ इंडिया, जो स्मॉल कल्टिवेटर साउथ इंडिया में थे ना, उन्हें रोड बोलते थे। ठीक, इस वजह से रोड सिस्टम बोला गया। सही है। जो ट्रेडिशनल जमींदार, यहाँ पर तो ट्रेडिशनल जमींदार नहीं था, ठीक है, छोटे छोटे कल्टिवेटर थे, तो इनका जो टैक्स भरना होता था ना, वो डायरेक्ट देते थे ऑफिसर्स को। ठीक है, आगे दे रखा है सेटलमेंट डायरेक्ट विद रोड। ठीक है, जो सेटलमेंट होता था ना, वो डायरेक्ट रूट से रोड मतलब जो छोटे छोटे कल्टिवेटर होते थे, इनका डायरेक्ट सेटलमेंट होता था ऑफिसर से। ठीक है, सेपरेट सर्वे बिफोर द रेवेन्यू असाइनमेंट विद
विद मेड, इसमें क्या होता है सेपरेट सर्वे, मतलब सबका पहले सेपरेट सर्वे कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन्हें बता दिया कि तुम्हें कितना कितना रेवेन्यू देना है, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट डायरेक्ट ऑफिसर रोड, ठीक है। तो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे ना डायरेक्ट ऑफिसर और रोड के बीच में होता था, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं होती थी, ठीक है। आगे एज वाज नोट वेल, मतलब ये सब कुछ सही नहीं था, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रहे थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट, रेलवे सिस्टम और रोड वाइज सिस्टम, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। कैसे देखो, किसी किसी में तो ज़मींदार ने बहुत सारा पैसा ले लिया है, ठीक है। कभी जो टैक्स था ना बहुत हाई टैक्स पे, मतलब कभी कभी इन्होंने हाई टैक्स कर दिया जिसकी वजह से ये पे ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों तो ऐसा छोड़ के अपनी खेती छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इन सिस्टम में हुई है, वही आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अटेम्प्ट टू इंक्रीज रेवेन्यू, ठीक है, मैनी डायमेंशन एंड मैनी प्रॉब्लम, ठीक है। जितने भी इतने हाई रेवेन्यू कर दिए कि ये लोग भर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, पे ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, खेत छोड़ छोड़ के लोग चले गए थे, ठीक है। पीजेंट अनेबल टू पे रॉड एट टू कंट्री साइड, सॉरी फ्लैट टू कंट्री साइड, मतलब जो लोग मतलब पे नहीं कर पा रहे थे ना वो छोड़ के चले गए थे, अपनी जगह छोड़ छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। विलेज बिकम टू डिजर्ट, विलेज जो गांव थे वो एक जैसे डिजर्ट जैसे होने लगे थे, ठीक है। मतलब सब छोड़ जा रहे थे। इतने सारे तुम टैक्स लगाओगे तो कहाँ करेंगे वो, तो खेती को तुम टैक्स लगाओगे, ठीक है। हर चीज़ कभी कोई सारा पैसा लगा, सारे वही पैसे जा रहे हैं, कभी किसी का ब्याज चल रहा है तो कहाँ से वो पे करेंगे, इस वजह से वो छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। आगे दे रखा है ऑफिसर जो ऑफिसर्स थे इन्होंने सोचा अगर ऐसा सिस्टम लगाएंगे हम, ठीक है, तो सबको अपनी अपनी जगह पे, मतलब ये ऐसा सोच रहे थे कि जितने भी जो पेशेंट थे ना, अगर इनको ऐसे अलग अलग पे करेंगे, अलग अलग जो हमें पे करेंगे तो सबको सेटलमेंट रहेगा, आगे चले के इन पर हम थोड़े मतलब निगरान रखेंगे, जिससे कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सब सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। प्रॉब्लम ऊपर से बढ़ती जा रही थी, इन्होंने कुछ सॉर्ट आउट नहीं किया, इन्हें सिर्फ पैसा चक्कर में इन्होंने देखा ही नहीं कौन मुसीबत में है, ठीक है। तो ये सॉर्ट आउट प्रॉब्लम नहीं कर सके, ठीक है, ऐसे बट लेकिन बाद में सब डिक्रीज हो गया, ठीक है, सब कुछ छोड़ ही चले गए, ठीक है ना। तो एक पार्ट में ये हो गया, मतलब एक पार्ट में क्या हुआ, इतना सारा पैसा अर्न कर रहे थे, ठीक है, जो ज़मींदार थे मतलब इतना सारा पैसा ही लगा रहे थे टैक्स के रूप में, ठीक है। ये मतलब जो पेशेंट थे, जो कल्टिवेटर थे, इतने परेशान हो गए थे, टैक्स नहीं भर पा रहे थे, ठीक है। एक लगा था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, सेकंड लगा महलवारी सेटलमेंट एंड थर्ड लगा था मोनो सिस्टम, ठीक है। ये 3 सिस्टम लगाए थे टैक्स वसूलने की जगह, ठीक है। तो आपको याद रखना है महलवारी सिस्टम कहाँ पे लगाया गया था, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ जगह पे, ठीक है। और मोनो सिस्टम कहाँ पे लगाया गया था, ये लगाया गया था साउथ में, ठीक है। और परमानेंट सेटलमेंट ये लगाया था बंगाल में। इतनी बात समझ में आ रही है, ये मेन पॉइंट है। एक तो मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो हम काफ़ी सारी चीज़ भूलते थे, ठीक है। तो एक तो मैंने जब इतना सारा लिखा, उसके बाद मैंने रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा, और जो मैं आपको अब मतलब वीडियो के थ्रू में बोल रहा हूँ तो मुझे पता चला मैं कैसे थोड़ी मिस्टेक आ रही है, मुझे पता है मेरे काफ़ी मिस्टेक आ रही है, लेकिन मैं समझ तो रहा हूँ परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे लगाया था, बंगाल में लगाया गया था, कैसे लगाया गया था, ठीक है। ये सारा कुछ आपको बता दिया मैंने, ठीक है। आगे मेलवार सिस्टम और मोनो सिस्टम ये लगाया गया था साउथ में, ठीक है, ये नॉर्थ में, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, लोग छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। आगे आता है क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप, इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने जितने भी अभी चैप्टर पढ़ा, यहाँ से जाना कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे कैसे पैसा कमा रहे थे, ठीक है। अब इन्हें ऐसा लगा कि पैसा तो कमा ही रहे हैं यहाँ से, ठीक है, रेवेन्यू लगा, इतना टैक्स ले रहे हैं, तो इन्होंने दूसरी नज़र गई क्रॉप्स पे, जो डिमांड होती थी ब्रिटेन में, जो डिमांड होती थी कंट्री साइड प्रोवाइड द क्रॉप ऑफ यूरोपियन रिक्वायर्ड, ठीक है। जिस क्रॉप्स की यूरोप में ज़रूरत डिमांड होती थी, ठीक है। अब वो सोचते थे जो अब एक इतना बड़ा अपना भारत है, 7वें नंबर पे आता है, ठीक है, एरिया के अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो हम 7वें अरे यार बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, अपना जो भारत है ना वो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे यूरोपियन अगर देखा जाए तो बहुत छोटा, ठीक है, भारत के मुकाबले बहुत छोटा है, ठीक है। तो वहाँ पे जब इन्होंने इतना सारा पैसा कमा ही लिया है, अब इनकी नजर रही क्रॉप पे, ठीक है। जो डिमांड होती थी यूरोप में, ठीक है, वो भी अब क्रॉप के थ्रू पूरी कर लेंगे,
ठीक है। तो कंट्री साइड प्रोवाइड द क्रॉप द यूरोप में रिक्वायर्ड, ठीक है। जितने भी क्रॉप्स की यूरोप में रिक्वायर्ड होती थी, अब वो इंडिया से वसूलेंगे। और जो नॉर्थ, क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्टिंग, कहाँ पे गया, ठीक है, दिखाएंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी इंडिया से क्रॉप भी वसूलेंगे। क्रॉप, एक तो पैसा अर्न हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्रॉप भी अब लेंगे, ठीक है। अब देखो, कंपनी फोकस ऑन कल्टीवेशन ऑन ओपिनियम और इंडिगो। जो कंपनी थी ना, अब फोकस कर रही थी ओपिनियम और इंडिगो पे। ओपियम क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे कि गांजा टाइप का, ठीक है, ड्रग्स वगैरह कुछ होता है, ठीक है, उस टाइप का। और इंडिगो जो होता है, जो हम लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं ना, ठीक है, जो ब्लू नील जो आती है ना, उसे इंडिगो, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती थी उस टाइम पे, इंडिगो एक तरह की खेती होती थी, ठीक है, जहाँ पे इंडिया में होती थी बहुत अच्छी। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा, ठीक है। तो कंपनी फोकस ऑन कल्टीवेशन ऑफ ओपिनियम एंड इंडिगो, ठीक है, इस पर फोकस करती थी इंडिया, अगर जो क्या कहते हैं, जो कंपनी वाले थे ना, इस पर फोकस करते थे, ठीक है। और जो इंडिया में ऐसे बोलते थे, अगर तुम प्यार से समझो तो ठीक है, मतलब इन पर फोकस करते थे और लोगों को फोर्स करते थे, तुम ये खेती करो, तुम ये फसल करो, ठीक है। तो कई जगह पे ब्रिटिशर फोकस कल्टीवेटेड इन वेरियस पार्ट इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया पे अलग अलग जगह पे अपनी क्रॉप्स उगवाई, ठीक है। जैसे कि जूट था वो बंगाल में, टी असम में, शुगरकेन यूपी में, बीट जो पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में, और राइस थे, जो चावल थे, वो कहाँ पे बनाए थे, मद्रास में, ठीक है ना। ये कंपनी ने, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने बताया अलग अलग जगह पे ये इन्हें कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। तो कलर की हिस्ट्री, अब देखो, इतना सारा इन्हें मतलब इतना सारा इन्हें फोर्स किया गया कि आप जो मैं फसल बोल रहा हूँ उन्हें वो कराऊँ, ठीक है। तो ज़बरदस्ती इन्होंने इतनी सारी फसलें मतलब जगह जगह भी करवाई, ठीक है, ब्रिटिश वालों ने। अब आगे क्या रखा, कलर की हिस्ट्री। आगे जो इंडिगो है ना, उसकी हिस्ट्री क्या है, जो साइड से दे रखा है बुक में, तो फिलहाल आपके पास होगी, वो साइड से जो चित्र बनाएंगे ना, उसकी थोड़ी सी बात की गई उसमें, ठीक है। उसमें क्या गया, ब्लू कलर प्रोड्यूस इंडिगो, ठीक है। जो ब्लू कलर प्रोड्यूस होता था ना, वो होता था इंडिगो से, ठीक है। ब्रिटिश पीरियड में इंडिगो प्रोड्यूस इन हाई डिमांड, ठीक है। जो ब्रिटिश पीरियड में जो इंडिगो थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, ठीक है ना। इंडिया बिगेस्ट सप्लाई एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो इंडिया थी ना, वो बिगेस्ट सप्लायर थी इंडिगो की। अब इंडिया में ही क्यों होती थी ज़्यादा, ठीक है, इंडिया में होती थी क्योंकि जो अपना इंडिया है ना, वो ट्रॉपिकल कंट्री है। कैसे है, देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। अब इसके बीच में जो फसल होती थी ना, ठीक है, जैसे इंडिगो का यहाँ पे बेस्ट इंडिगो होती थी, ठीक है, मतलब। और जो कहते हैं, जो ब्रिटेन में जो गुड़ आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी एक मिनट बता रहे हैं। जो ब्रिटेन में जो गुड़ होती थी, जिससे कपड़े ब्लू किए जाते थे, ठीक है, वो बहुत भत्ती टाइप के होते थे, मतलब इतना कलर नहीं चढ़ता था, मुकाबले जो इंडिया में जो इंडिगो होती थी, ठीक है। और ज़्यादातर जो क्लॉथ डायर थे ना, ठीक है ना, तो वो भी किसको चाहते थे कि क्या है, हमारे ब्रिटेन में इंडिगो आए, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे क्या था, इंडिगो ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है ना। इंडिगो प्रोड्यूस इन इंडिया वाज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो मतलब इसकी जो इंडिगो थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है पूरे दुनिया में, ठीक है, फुल वर्ल्ड में इंडिगो की डिमांड होती थी, ठीक है। तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी, 10 लोग खरीदेंगे इसे, तो इसकी ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे इंडिगो की हो रहा था, ठीक, इंडिगो की बहुत सारी डिमांड हो रही थी, तो इसकी ऑटोमेटिक प्राइस भी बढ़ी, ठीक है ना। आगे गए, यूरोपियन क्लॉथ डिपेंड जो यूरोपियन जो क्लॉथ से, वो किस पे डिपेंड होते थे, बोर्ड पे। बोर्ड मैंने बताया ना अभी, बोर्ड जो होता था, वो कुछ भत्ते टाइप के कपड़े होते थे उसके, ठीक है, इतना कलर नहीं चढ़ता था उसका। आगे रखा है, वरीड बाई
यूरोपियन क्लॉथ डिपेंड बोर्ड, ठीक है, बड़े बाई कंपटीशन। अब ये क्या करते थे, जो जो है ना, जो बोर्ड कल जो कहते हैं ना, जो बोर्ड उगाते थे, ठीक है, अब वो कंपटीशन से डरते थे। कैसे? अगर देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी दुकान यहाँ बोर्ड की लगी हुई है, ठीक है, मतलब मैं भी यहाँ पे कलर करता हूँ, लेकिन इतने अच्छे नहीं कपड़े कलर होते हैं, ठीक है, अगर कोई अच्छा दुकान वाला मेरे सामने आ जाए, मतलब मेरे ही यहाँ पे आ जाए इलाके में, तो ऑटोमेटिक अगर वो मुझसे अच्छा है तो मैं तो उससे डरूंगा ना, अगर वो आ गया, अगर वो यहाँ पे आ गया तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या दी, इन्होंने जो गवर्नमेंट थी ना, इनको गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडिगो यहाँ पे ना आ पाए, ठीक है ना, आगे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोर्ड बाई बोर्ड मतलब बरेड बाई कंपटीशन, जो बोर्ड थे ना, जो बोर्ड वाले जो कल्टिवेटर थे, ठीक है, वो टेंशन लेते थे, ठीक है, कंपटीशन से, ठीक है ना। बोर्ड प्रोड्यूसर देयर गवर्नमेंट टू बैन इंपोर्ट इंडिगो, ठीक है ना। जो बोर्ड प्रोड्यूसर से इन्होंने कहा कि आप इंडिगो को आने मत देना गवर्नमेंट से, ठीक है, बैन कर दो, इंडिगो यहाँ पे आ ही ना पाए। लेकिन फिर बाद में यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, इन्होंने इन्हें देखो, अब जब पहले चलती थी बोर्ड प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, बोर्ड प्रोड्यूसर मतलब जिनकी जो बोर्ड की फॉर एग्जाम्पल जो बोर्ड के कपड़े बनाते थे, ठीक है ना, मतलब इनका कलर बहुत हल्का होता है। लेकिन फिर बाद में इनकी डिमांड, अब जब इसकी इंडिगो डिमांड बढ़ी रही थी, तो फिर बाद में कौन आया, यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो फिर इन्होंने बैन हटवाया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, रिलैक्स द बैन एंड इंडिगो, अब इंडिगो को आने दो, अब उसकी से बैन हटा दिया गया था, ठीक। इंडिगो प्लांटेशन वेरियस पार्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इंडिगो जो था ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे इंडिगो उगाए जाने लगे, ठीक है। बाद में डिमांड, ठीक है, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड इंडिगो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ रही थी, ठीक है। इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, अब देखो जब इंडिगो की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, मैंने माना इंडिगो डिमांड बढ़ रही है, तो ठीक है, इंडस्ट्रियल है ना ब्रिटेन में, उसकी भी बहुत फ्लरिश्ड होगी, ठीक है। और जब कॉटन, जो अब कॉटन पे वो कलर होगा ना, तो ऐसे ही कॉटन पे कलर करने, तो ऑटोमेटिक कॉटन की भी फ्लरिश्ड होगी, जो कॉटन है ना उसकी भी मांग से ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे करके पैसे बहुत कमाते थे वो लोग, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका इंडिगो कॉलेज थे, और जो अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इंडिगो आ रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका वाले यूरोपियन से लड़ाई कर रहे थे बाद में इंडिपेंडेंट होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाले हैं ना, इन्होंने बंद कर दिया कि अब यहाँ से इंडिगो नहीं जाएगी, क्योंकि पता जब इंडिगो करते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे जो जिस जगह पे करेंगे फर्टाइल ऑटोमेटिक, नॉर्मल सी बात है, इंडिगो कहाँ पे होगी, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होगी, ठीक है, जहाँ पे सॉइल अच्छी होगी, और जिस जगह पे हो गई ना, तो उसकी जड़ें बहुत अंदर को जाती हैं, उसकी की सारी फर्टिलिटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये काफ़ी जगह बंद भी हो जाएगी, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। ब्लू रेबिलियन भी होता है इस आगे, बस फिलहाल अभी इतना ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत कहते ना, जो मेरे जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो बस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी को समझाना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ही समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से यहाँ पे इंडिगो आना बंद हो गए थे, ठीक है ना। अब 1783 में इंडिगो प्रोड्यूस आ गए, मतलब क्यों, अब जो नॉर्मल 1783 में 1783 से 1789 में अब इंडिगो की ज़रूरत बहुत पड़ गई, क्योंकि अब वहाँ से जब हमें वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से इंडिगो नहीं मिलेगा, तो हमें कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अब टर्न करेंगे, अब किसी तरफ देखेंगे, इंडिया की तरफ, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, क्लॉथ डाई लुक फॉर द न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो ये लोग ना क्लॉथ डाइज, ठीक है, अब वो अलग अलग जगह पे देखेंगे, ठीक है। तो जब भारत में देखेंगे, तो भारत में पहले क्या होता था कि 30% इंडिगो जाती थी, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद 95% मतलब पूरी तरह से भारत में डिपेंड हो जाएंगे इंडिगो पे, मतलब पूरी तरह से जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं, ठीक है, और पूरी तरह से 95% देखो, मतलब पूरी तरह से डिपेंड हो गए अपने भारत में, ठीक है ना। पहले कहा था 30%, जिसको अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अभी मैं अच्छे रिवाइज और करूँगा, अच्छे समझूंगा, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट मुझे समझना है, ठीक है। और मुझे समझाना था किसी को, इसलिए मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, बस मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको समझनी है
तो इसमें एक बार फिर से मतलब स्टार्टिंग से दोबारा बता दूँ, ठीक है। तो जो कंपनी वाले थे ना वो सिर्फ इन्हें दो 1765 में इन्हें बंगाल के राइट्स मिल गए थे, ठीक है, दीवानी राइट्स मिल गए थे। अभी यहाँ से पैसा टैक्स लेंगे, ठीक है। अब इन्हें ये चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बना गया था, ठीक है। इन्हें पैसा चाहिए था, प्रॉफिट, इन्हें बस प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है। ये इन्हें किसी से मतलब नहीं था, ठीक है। इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से फर्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है ना। तो इन्हें पैसा कहाँ से मिल सकता, ठीक है। तो कंपनी इन्हें दीवानी राइट्स मिल गया था, ठीक है। तो कंपनी चाहती थी बहुत सारा पैसा, ट्रेडिंग करना चाहती थी, ठीक है। इन्हें मतलब ही नहीं था किसी से, ठीक है। 5 साल में इनका दुगना दुगना एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। और ऐसा करके बंगाल में 1 करोड़ लोग मारे गए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है, कि एग्रीकल्चर थोड़ी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट आया बंगाल में, ठीक है। फिर परमानेंट जमींदार ने कैसे अपने पैसे ज़्यादा लिए, बहुत सारी ये हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्थ में आया था महलवार सिस्टम, ठीक है। महलवार सिस्टम बताया मैंने, फिर बताया मैंने मोनो सिस्टम साउथ में था, जो मैसूर की जगह थी, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने राज किया था, ठीक है। उसकी जगह पे 2 लोगों ने इसे इंट्रोड्यूस कराया, किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो ने, ठीक है। तो 2 लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और यहाँ पे 55% टैक्स लगता था, ये भी सोचो 55%। इस वजह से लोग भागे थे यहाँ से, ठीक है। तो फिर कैसे करके यूरोप में क्रॉप्स की अब जो पैसा आ जाता, अब क्रॉप्स भी लेने लगे, ठीक है। फिर यहाँ से काफ़ी ओपिनियन और इंडिगो इन सोचा इनने मतलब इनकी कल्टीवेट करें, इन्हें उगाया जाए, ठीक, इन्हें प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ब्रिटिश ने फोर्स किया अलग अलग जगह, अब अपने इंडिया में अलग अलग पार्ट में फोर्स किया, ठीक है। और फिर बंगाल से जूट लिया, टीली कुछ वगैरह ऐसी जगह से इन्हें सारा कल्टीवेट किया, ठीक है। फिर कलर हिस्ट्री कैसे इंडिगो पहले जगह से वर्ल्ड में जगह मतलब फुल वर्ल्ड में जगह से इंडिगो आती थी, ठीक है। फिर बाद में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका ने मना कर दिया कि हम इंडिगो नहीं देंगे। तो फिर पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंड हो गए। पहले स्टार्टिंग में 30% लेते थे टैक्स, ठीक है, सॉरी इंडिगो पहले 30% लेते थे, लेकिन बाद में पूरी तरह से डिपेंड हो गए, 95% तक इंडिगो लेने लगे, ठीक है। फिर वहाँ पे ब्लू रेवेलियन होगा, वो मैं आज बताऊँगा वीडियो में, ठीक है। आज मैंने इतना एक्सप्लेन किया और मुझे थोड़ा सा अब हाँ रिवीजन हो गया अच्छे से। अगर मैं कुछ पूछूंगा तो मैं उसका एक्सप्लेन अच्छे से कर सकूँगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, वरना मेरी लाइक तो रहेगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।